हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी नीट लाइव डेली बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5। आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। जी हां, टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत मजेदार है। अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली हमारे मेडिकल की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि परेशान कर सकते हैं अगर आपने ठीक से उसे कवर नहीं किया होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों। और उसके साथ साथ जो मैंने पास्ट 2 लेक्चर्स में आपको होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क भी मैं आज यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए, जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस होंगे। और जो आपका प्यार, आपका मोहब्बत मिला है बच्चों, दैट इज जस्ट अमेजिंग बच्चों। EMI के लेक्चर नंबर 3 में जब मैंने आपको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करवाए और उसमें मैंने कई होमवर्क भी दिए थे, तो वो आज सब यहां पर यूज करेंगे। तो थोड़ा सा और चीजें मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो 11th का रोटेशन होता है बच्चों, उसके भी कॉन्सेप्ट को EMI में मिक्स किया है। देखिएगा आपको कितना पसंद आता है, राइट जी। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस फैंटास्टिक लेक्चर बच्चों, मीट दिस टॉप टीम ऑफ अनअकैडमी नीट। ये वो टीम है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है बच्चों, अगर आप इस टीम के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या है, आपको केवल और केवल लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर देना है, ताकि टॉप टीम ऑफ द कंट्री के बेस्ट ऑफ द कंटेंट को, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी की मदद से आप तक पहुंचा जा सके बच्चों। और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो घर बैठे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा, राइट। डॉक्टर सचिन कपूर सर, जिन्होंने AI PMT DPMT और एम्स तीनों में ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया है। अश्वानी त्यागी सर, जिन्होंने कई सारे सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस किए हैं। नमोकॉल सर, जिन्होंने कई बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में मदद करी है। एंड माई सेल्फ महेंद्र सिंह, आई एम BTech गोल्ड मेडलिस्ट। आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम पास्ट 8 years एंड प्रोड्यूस्ड लॉट्स ऑफ रैंक इन मेडिकल एज वेल एज इन यूट्यूब पर। तो ये फैंटास्टिक टीम आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन आपको अगर इफ यू वांट टू गिव एन एक्स्ट्रा एज टू योर प्रिपरेशन, देन प्लस इज द बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बच्चों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बच्चे की हर एक जरूरत, हर एक नीड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया और तैयार किया गया, इसीलिए इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है बच्चों। यहां पर टेस्ट हैं, वीकली क्विजेज हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, आपको ये बताते हैं कि आप कहां लाइक कर रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन है, जो किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है। आपके डाउट अगर कंट्री के टॉप एजुकेटर्स आपके सामने इस तरह से लाइव क्लियर करेंगे, तो बताइए आपको सब्जेक्ट में कितना स्ट्रेंथ फील होगा बच्चों। एंड मोर पर्सनलाइज्ड वे में नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू, बट एज वेल कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी यहां पर आपको गाइड करते हैं। मोर पर्सनलाइज्ड का मतलब है बच्चों, आप अपनी पसंद के एजुकेटर को सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। यहां पर 50+ टॉप एजुकेटर्स हैं, आप अपनी सहूलियत से जिनका आपको समझ में आता है आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा पर्सनलाइज्ड आप क्या लोगे। सेम अमाउंट में आपको 50+ एजुकेटर्स अगर मिलते हैं तो आपको ये देखिए, दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल। और जब आपका मन पड़े तब आप पास्ट लेक्चर्स को जाकर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, जैसा सर ने पढ़ाया एज इट इज आप वहां पर देख सकते हो। नोट्स वोट्स कैरी करने का बर्डन ही नहीं है बच्चों, राइट जी। सो एक सब्सक्रिप्शन और बहुत कुछ एक्सेस आपको यहां पर मिल जाता है। करना क्या, उसके लिए फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, विच इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप, इसे इंस्टॉल करें बच्चों। जैसे इंस्टॉल हो जाए प्लस पर जाइए, प्लस पर जाने के बाद में सिलेक्ट नीट UG कैटेगरी, एंड देन यहां पर आएगा बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन सबसे किफायती होते हैं बच्चों आपका 1 ईयर का एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, राइट। तो यहां पर अगर आप यूज करते हैं नीट लाइव कोड बच्चों, दिस इज द कोड विच इज you can say a beautiful gift from our team side बच्चों। और यहां पर अगर आप इसे यूज करते हो तो you can get additional 10% benefits, जिससे ये क्वालिटी एजुकेशन मात्र और मात्र आपको पड़ता है बच्चों 60 रुपीज पर डे में। तो आप समझिए यार, हाईली अफोर्डेबल एंड क्वालिटी दोनों टूगेदर मिक्स्ड है बच्चों। तो बिल्कुल देर मत करिए एंड इस कोड को यूज करके फटाफट से आ जाइए बच्चों प्लस पर, राइट। चलिए अब अगला सवाल है, यहां पर आपको ये मैं होमवर्क में दिया था, तो पहले होमवर्क डिस्कशन कर ले रहा हूं, फिर मैं आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा। बस बने रहिए आप चीजों को लेकर, राइट। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b सच दैट b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर। ओके जी, बहुत बढ़िया बात है। द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर इज मैक्सिमम EMF। ओके जी, बहुत बढ़िया बात है। स्फीयर ऐसा होता है बच्चों, ये रहा आपका स्फीयर। सपोज हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और अगर ये स्फीयर आपका इस तरह से मूव करता है सपोज v वेलोसिटी से, राइट साइड, तो यहां पर बच्चों आप क्या बोलोगे, सर इस स्फीयर के प्रोजेक्टेड लेंथ, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने प्रोजेक्टेड लेंथ का। तो यहां पर अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करके अगर मैं प्रोजेक्टेड लेंथ की बात करूंगा बच्चों, तो इसके डायमीटर के बराबर प्रोजेक्टेड लेंथ बनेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर का यहां पर ये जो लेंथ है आपका
2r, ये एक तरह से प्रोजेक्टेड लेंथ हो जाएगी इस स्फीयर की। तो ये 2r और ये v और ये यहां पर आपका जो b है, ये तीनों मिलकर एक ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। और आपसे पूछा है मैक्सिमम, इसलिए हम यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट्स का प्रोजेक्टेड लेंथ लेंगे बच्चों। अगर आप यहां पर सेंटर वाला लेंगे तो आपको हाफ ईएमएफ मिलेगा, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2RBV। ये तो बहुत आसान था यार, बस ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पहले पढ़ाया था लेक्चर 2 में, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया हुआ है। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन उतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना आप समझते हैं। ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के सवाल हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अब हमें यहां पर एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए बच्चों, थोड़ा सा एग्जाम टफ होगा, और अगर उन्हें टफ करना है तो वो टफ करेंगे ऑफ कोर्स फिजिक्स के सेक्शन को, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है बच्चों का फिजिक्स कमजोर है। तो जहां जो कहते हैं ना दुखती नस पर हाथ रखेंगे बच्चों, जहां आपको पेन सबसे ज्यादा होगा वहीं पर आपको वार किया जाएगा। तो जब आप यहां पर, तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको पता है कि वो क्या करने वाला है तो आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। दैट इज व्हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सवाल अब हम थोड़े से बढ़ा दे रहे हैं। सो अ रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। एंगुलर स्पीड क्या है बच्चों, ओमेगा नॉट। ठीक है, इसको मैं यहां पर देखते बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज ओमेगा नॉट अबाउट its one end which is at a distance a right from an infinite long wire carrying current I. Okay, find the EMF induced in the rod at the instant shown in the figure. Okay, एक बात समझिए, यहां पर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर एक रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, और उस EMF को हम कहते हैं क्या बच्चों, BL स्क्वायर ओमेगा, BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। ये हमने रिजल्ट स्टैंडर्ड पढ़ के रखा था, लेकिन कब, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। लेकिन इस केस में ये जो यहां पर आपका कंडक्टर मूव करेगा, ये कहां पर होगा बच्चों, तो ये कंडक्टर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट वायर है, अगर इधर भी इंफिनिटी पर जा रहा है बच्चों, इधर भी इंफिनिटी पर जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, क्रॉस होगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल से आप बता सकते हो ना, यहां पर कैसा होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए आपको, ये सारी बातें तो क्लियर हैं, लेकिन चूंकि अगर आपको यहां पर समझना है कॉन्सेप्ट को, तो यह बात करनी पड़ेगी कि सर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कुछ और होगा, 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 यहां पर कुछ और होगा। मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे एक छोटा सा सेगमेंट बच्चों, लाइक दिस। ये हमने एक छोटा सा सेगमेंट सिलेक्ट करना है एट ए डिस्टेंस x, और जिसका लेंथ हम कितना लेंगे बच्चों, जिसका लेंथ हम लेंगे dx। हमेशा समझाता हूं मैं आपको इस तरह से कि भाई कैसे कहानी होनी, राइट। ये dx हो जाएगा, और यहां पर इस छोटे से सेगमेंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू में। अब कितना वेलोसिटी आप यहां पर लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर बात करते सर कि मैं v इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, ओमेगा x, ये बात नहीं बनेगी। इस बार आपको v क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, इस बार आपका v होना चाहिए यहां से लगाकर यहां तक का डिस्टेंस। या तो आप ऐसा करें कि चलो इस x को ये नहीं मानते, थोड़ा सा अगर इसको और आसान बनाओ तो मैं x ऐसा ले लेता हूं, आपकी परेशानी थोड़ी सी कम करता हूं बच्चों। ये अगर हम इसको x मान लें, और ये वाला डिस्टेंस आपको ऑलरेडी a दिया हुआ है, ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो v का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, सेंटर यहां है, यहां के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो सेंटर से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा x हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहां से x लेता तो सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता, x माइनस a हो जाता। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बढ़ जाते, लेकिन गलत नहीं होता बच्चों, गलत बिल्कुल नहीं होता। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लिखेंगे सर, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, जिसको मैं लिखूंगा सर d ऑफ e, छोटा सा ईएमएफ, क्योंकि सेगमेंट छोटा सा है, उसे आप क्या लिखोगे सर, वो हो जाता है सर आपका वेलोसिटी v, इंटू में आप लिखोगे सर b एट दैट पॉइंट, और इंटू में आप लिखोगे सर उसका लेंथ, और उसका लेंथ क्या हो जाएगा, छोटे से सेगमेंट का dx। अब ध्यान से सुनना, v की जगह आप लिखोगे बच्चों ओमेगा x, b की जगह आपको लिखना पड़ेगा बच्चों म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो होता है सर म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई, और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर। मतलब आपको कुल मिलाकर यहां से यहां तक का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे बच्चों, a प्लस एक्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है।
तो दिस इज, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 पाई एंड दिस इज आपका a प्लस एक्स। और यहां पर एक और बात आपको समझ में आती है बच्चों, और ये क्या रखेंगे सर आप dx रखेंगे। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको तो बाहर करो। सो आपका ओमेगा नॉट, आपका म्यू नॉट, आपका करंट I एंड 2 पाई, ये चीजें कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, और इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों dx। ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए वेरिएबल हो गई। अब जब आप इसे वेरिएबल तरीके से कर रहे हो तो लिमिट्स क्या रखनी पड़ेंगी, देखो लिमिट्स के बारे में ख्याल करते हैं, राइट। तो एक्चुअल में ये रॉड कवर करना है बच्चों, आपको क्या कवर करना है, दिस रॉड यू नीड टू कवर। तो जब आप इस पूरे रॉड को कवर करना चाहते हो, जब आप इस x का वैल्यू 0 कर दोगे तो आप यहां पर इस एंड पर आ जाओगे, मतलब आप आ जाओगे x इज इक्वल टू 0 पर लोअर एंड पर। और जब आप कर दोगे बच्चों x इज इक्वल टू इसका लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर, l के बराबर, तो आप कंप्लीट रॉड कवर कर लोगे। प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स समझ में आ रही है बात। तरीका देखिए जरा यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोसीड करेंगे कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। बस आपको समझना है कि भाई चीजें डील की कैसे जाती है, राइट बच्चों। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया सर, ये रिजल्ट आ गया। अब मेरे ख्याल से यार इसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि सर इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब आप इसे इंटीग्रेट तो करना जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली देखो बस मैंने हिंट दे दिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके पास होंगे, आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे सोचना है बस वो आपको पता चल जाए, कैसे एलिमेंट लेना है वो पता चल जाए, लिमिट्स क्या होंगी वो पता चल जाए। इंटीग्रेशन तो फिर आसान है यार, इंटीग्रेशन तो फिर क्या ही है, आपको इंटीग्रेट ही तो करना है, और इंटीग्रेट करना तो आपको आता है। और अगर आप में से किसी को इंटीग्रेट करना नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स जाकर जरूर देखिए बच्चों, और उसमें जाकर इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आएगा इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। यस ऑफ कोर्स आपको इसे यू मानकर स्टार्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना, ताकि आप यहां पर चीजें बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए सो बेसिक सा सवाल था, लेकिन आपको केवल इंटीग्रेट का कॉन्सेप्ट यहां पर करना और सीखना था, राइट। अब प्लीज गाइज ये मत करेगा कि सर पूरा पूरा सवाल सॉल्व करो, राइट। भाई थोड़ा सा देखो, अगर मैं पूरा सवाल सॉल्व करूंगा ना तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आपको मेहनत करनी है बच्चों, आपको सवाल सॉल्व करने हैं, आपको बस तरीका समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो एफर्ट मारना, जो मेहनत करनी वो आपने करनी है। अगर आप वो एफर्ट, वो मेहनत नहीं मारेंगे बच्चों तो फिर आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, राइट। इसलिए मैंने बस केवल समझाया है कि कैसे करना है, आगे प्रोसीड आप करेंगे। हाँ, अगर नहीं बनता है तो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। टेलीग्राम पर आप मुझसे बात करिए, वहां पर आप मुझे भेजिए, इंस्टा पर आप मुझे भेज सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा और उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट बच्चों। अगर आपसे नहीं बनता, बट मैं ये नहीं मानता, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि वो आपसे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, अ रॉड PQ ऑफ मास M एंड रेजिस्टेंस R इज मूविंग ऑन 2 फिक्स्ड रेल्स, रेजिस्टेंसेस, राइट, स्मूथ conducting rails closed on the both sides by a resistances R1 and R2। ओके, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R1 है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R2 है। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। फाइंड द करंट इन द रॉड एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v। जब इसकी वेलोसिटी v होगी तब इसमें करंट कितना होगा। अब एक बात ध्यान से समझना बच्चों, उसने क्यों कहा कि जब इसकी वेलोसिटी v है तब आप करंट बताओ, बिकॉज जब ये इस कंडक्टर, यहां पर जब ये कंडक्टर मूव करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कॉन्टिन्यूअसली इसका वेलोसिटी कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस कंडक्टर इंड्यूस्ड करंट आएगा, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स होगा जो लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। तो अगर एक्सेलरेशन बच्चों वेलोसिटी से ऑपोजिट होगा तो स्पीड तो कम होता चला जाएगा। तो उसने आपको इसलिए कहा है एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज v। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसका वेलोसिटी v होगा तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड v एंड आपका वेलोसिटी v तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये जो कंडक्टर है इसका एक ईएमएफ आपको मिल जाएगा बच्चों, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, VBL के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इससे आसान और क्या लोगे यार। लेकिन अब बात को ध्यान से सुनना, ये जो कंडक्टर है, मैंने आपसे क्या कहा था, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक बैटरी की तरह, एक सोर्स की तरह काम कर सकता है, जिसका वोल्टेज, जिसका ईएमएफ क्या होगा बच्चों, VBL के बराबर, या उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्या केस आपको दिया हुआ है। तो यहां पर अगर ये बैटरी की तरह काम करेगा
तो अब आप इसे कैसे डील करते हैं इसको सोचेगा। जब आप यहां पर देखते हैं बच्चों, तो ये बैटरी की तरह इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं। यहां पर देखिएगा सर्किट को हम क्या करते हैं बच्चों, रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ अगर करता हूं मैं इस सर्किट को, तो मुझे ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए सर, यहां पर एक रेजिस्टेंस मेरे पास होना चाहिए सर R1, और यहां पर एक बैटरी लगेगी। और इस बैटरी के ईएमएफ में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता लगाए, हमेशा से आपको सिखाया है राइट हैंड पाम रूल बच्चों, जिसमें अंगूठा होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उंगलियां होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ, कहां पर, तो आप बोलेंगे सर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हथेली की डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा बच्चों। देखिए जरा यहां पर कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और थंब मेरा राइट साइड जाना चाहिए, हथेली मेरी ऊपर की तरफ है, मतलब यहां पर P क्या होगा बच्चों, हायर पोटेंशियल पर होगा। तो जब मुझे यहां पर बैटरी बनानी है तो मैं ऐसा बनाऊंगा सर, P मेरा हायर पोटेंशियल पर, ये मेरा लोअर पोटेंशियल पर, और इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, राइट। और यहां पर मैं क्या लगाऊंगा सर, एक रेजिस्टेंस जो मुझे कितना दिया है सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है। क्या आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि सर यहां पर आप चाहो तो इस बैटरी को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो इस बैटरी को मैं ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकता हूं फ्यूचर डॉक्टर्स। देखिए ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गया सर R1, और यहां से मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गया R2। भाई देखो मेरा काम यह है कि आपको बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी की मदद से बेस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि आप डॉक्टर बने बच्चों, राइट जी। और उसके लिए बेहद जरूरी है एक साथ 3-4 चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल करना। तो यहां पर E इज इक्वल टू हमारे पास पता चल गया बच्चों, VBL है और ये आपका स्मॉल r है। अब आपको समझ में नहीं आ गई सर कि ये R1 और ये R2 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल, और इन दोनों का सॉल्यूशन R के साथ क्या हो जाएगा सर, सीरीज में। तो अगर आपसे करंट पूछा है तो वो क्या होगा, करंट होता है भाई साहब E इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखोगे सर, टोटल रेजिस्टेंस R टोटल, तो ये हो जाएगा सर आपका VBL, और यहां पर आप लिखोगे सर स्मॉल r प्लस इन दोनों का पैरेलल, मतलब हो जाएगा सर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो कितना आसान हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप आसानी से यहां पर आंसर बना सकते हैं बच्चों। अब ये मैं सारे के सारे सवाल अननोन टर्म्स में करा रहा हूं। अब आपको यहां पर R1 R2 स्मॉल r V B L इन सब की वैल्यूज दे दी जाए, आप पुट करके और आंसर नहीं बना सकते क्या? तो बड़ी आसानी से आपका आंसर बन सकता है। आपने करंट कैलकुलेट के लिए कर लिया, आपको मैकेनिकल पावर पूछा जाए आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, थर्मल पावर पूछा जाए आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस वायर विद कांस्टेंट वेलोसिटी आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो हर एक चीज यहां पर पॉसिबल है बच्चों और कैलकुलेट की जा सकती है। और आप यहां पर क्या बोलोगे, सिंस ये वाली चीजें देखो, एक और आपको यहां पर एस्पेक्ट देता हूं बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी एनालिसिस भी हमें करनी पड़ेगी। सिंस हमें यह बात पता है सर कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा, नीचे लिखा हुआ फैक्टर कांस्टेंट है बच्चों, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो कौन वेरी कर रहा है, वी वेरी कर रहा है। वी क्या कर रहा है सर, डिक्रीजिंग है। तो एज टाइम पासेस इस इन रेजिस्टेंस में जो टोटल करंट जाएगा सर्किट में, दैट इज आई, वो भी कैसा होगा बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजिंग होगा। तो सवाल अगर कोई भी दिया हो तो यार उसका केवल आंसर लाना ही मतलब नहीं हो जाता, हमें कुछ इस तरह से सोचकर उसे करना पड़ेगा कि हमारा आंसर भी आए और साथ ही साथ हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर पाए। हम सोचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि भाई यहां पर एक और एक्स्ट्रा बात हमसे क्या पूछी जा सकती थी, करंट का वेरिएशन पूछा जा सकता था। ये वैल्यू होगी इंक्रीजिंग, ये वैल्यू होगी डिक्रीजिंग, ये वैल्यू होगी कांस्टेंट, ये वैल्यू होगी, केवल ये वैल्यू दिया और नहीं पता, हम ये पता नहीं लगा सकते कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो ऐसे भी 4 ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, तो बी केयरफुल। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रोटेशन भी मिक्स किया और EMI भी मिक्स किया और EMC भी मिक्स किया और कई सारे कॉन्सेप्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी मिक्स किया, एक साथ 4 चैप्टर्स को मिक्स करके आपके लिए आपका पैटर्न प्रूफ लेक्चर बनाया है बच्चों। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक और सवाल बड़ा मजेदार, राइट। A conducting rod of length L is hinged at point O, ठीक है, यहां पर hinge किया हुआ है. It is free to rotate in a vertical plane. Okay, the rod is released from the position shown in the figure. The potential difference between the टू एंड्स ऑफ द रॉड इज प्रोपोर्शनल टू। एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है जो कि इनसाइड है। अब एक बात स्पष्ट होती है कि सर अगर ये थीटा एंगल रोटेट करेगी, अगर ये थीटा एंगल रोटेट करेगी तो यहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा शॉन इंस्टेंट पर, एंगुलर वेलोसिटी होगा इसके शॉन इंस्टेंट पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप यहां पर देखोगे सर तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था और वो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बच्चों, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है L/2 पर। ये 11th का कॉन्सेप्ट हो गया और ये सेंटर ऑफ मास भी यहां पर ऐसे सर्कल में घूमकर यहां आ गया होगा। तो आप क्या बोलोगे सर कि ये वाला जो यहां पर आप अगर देखोगे तो दिस इज, ये क्या हुआ सर, दिस इज आपका H, दिस इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आ गया, मतलब इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा और जो इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा, वो एनर्जी अगर लॉस हुई तो कहीं तो जानी चाहिए, कहां जाएगी? ये रॉड किस तरह से घूम रही है? क्या ये रॉड अपनी जगह छोड़कर ट्रांसलेट कर रही है? क्या ये आगे पीछे हो रही है? अगर नहीं तो ट्रांसलेशन में तो वो एनर्जी जा नहीं सकती। तो ये रॉड क्या कर रही है बच्चों? ये रॉड ऐसे घूम रही है, ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल थी और ऐसे घूमने लगी। तो आपको समझ में आता है कि सर यहां का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है वो इस रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा बच्चों। और अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा तो आपको लिखना क्या पड़ेगा सर कि यहां से आप देखोगे सर तो लिखना यह पड़ेगा बच्चों, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बच्चों? तो गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना। अब मुझे माफ करिएगा अगर आप में से किसी को रोटेशन नहीं आता हो तो, राइट, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आगे आने वाले चैप्टर्स में 11th में मैं वो भी पढ़ा दूंगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में। लेकिन तब तक के लिए आप बस ये समझना बहुत जरूरी है, आपको यह समझना जरूरी है कि जब आप नीट का एग्जाम लिखने जाएंगे तो आपके साथ किस तरह से खेला जा सकता है। तो यहां पर इस एज को कैलकुलेट करो बच्चों। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा सर, अगर ये एज मुझे कैलकुलेट करना है तो इस एज का वैल्यू बड़ी आसानी से सर L/2 sin थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां से लगाकर यहां तक की वैल्यू अगर L/2 है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा बच्चों? आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं दिस वैल्यू, राइट, तो ये वाला वैल्यू भी तो आपका L/2 ही होगा ना। रॉड का लेंथ थोड़ी ना बढ़ेगा घटेगा, दिस लेंथ इज ऑल्सो L/2। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला हाइट अगर आपको चाहिए बच्चों तो ऑब्वियस बात है थीटा से जो कंपोनेंट दूर जाएगा वो साइन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? L/2 sin थीटा। तो यहां पर आप लिखेंगे सर mg एंड दिस इज आपका लॉस हो जाएगा बच्चों L/2 sin थीटा के बराबर। एंड यहां पर गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है तो यहां पर बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों हाफ ऑफ mv²। अगर इसी को रोटेशनल में कन्वर्ट करना हो तो हाफ अपनी जगह हाफ रहेगा, मास विल बी रिप्लेस बाय I और v विल बी रिप्लेस बाय ओमेगा² बच्चों। सिंपल सा केस है यार, आपका दिमाग चलना चाहिए कि चीजें याद कैसे रखनी है, रिलेट करते आना चाहिए। तो मास विल बी रिप्लेस बाय I, v विल बी रिप्लेस बाय ओमेगा। रोटेशन में सिंपल सा सवाल है, जो आपने सब कुछ पहले पढ़ रखा है वही आपको बाद में इंप्लीमेंट करना है बच्चों, कोई बड़ा पर्वत नहीं उठाना होता। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका हाफ, दिस इज हो जाएगा I और ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा²। अब यहां पर जो इसमें I है वो क्या होता है? तो I होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें I क्या होता है बच्चों? लिख दे रहा हूं यहां पर। I कहां पर होता है बच्चों? अबाउट AOR। अबाउट AOR का मतलब है बच्चा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? इस पॉइंट पर। और अगर ये रॉड है और ये रॉड का एंड पॉइंट है तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज mgL/2 और ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा, दिस इज आपका हाफ और ये हो जाएगा बच्चों आपका ml² डिवाइडेड बाय 3 and this is omega square. Are you getting my point or not? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पॉइंट पर कितना होगा बच्चों? तो ml² डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। आप 2 से ये 2 कैंसिल कर दोगे, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल में ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा सर 3g sin थीटा डिवाइडेड बाय L। दिस इज आ जाएगा बच्चों आपका 3g sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय आप करोगे सर L और इस पूरे का पावर 1/2 आ जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर था ना, तो ये हो गया बच्चों ओमेगा। अब अगर ओमेगा पता चल गया यार तो कितनी आसान सी बात है, कोई रॉड अगर रोटेट करती है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसका EMF क्या होता है बच्चों? उसका EMF होता है सर BL² इनटू में क्या होता है सर? ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। यही तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई रॉड अगर क्या करेगी, रोटेट करेगी तो उसके एंड पॉइंट्स के बीच में क्या हो जाएगा? EMF BL² ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट अप कर दो। तो E का वैल्यू जब आप रखेंगे बच्चों तो आपको बात समझ में आ जाएगी सर, B अपनी जगह B रहेगा, आप यहां पर L² रखिए बच्चों और ये हो जाएगा सर आपका 2 और यहां पर ओमेगा की जगह कितना रखेंगे सर? 3g sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा सर L और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2। सारी चीजें यहां पर कांस्टेंट है, केवल एक ही वेरिएबल है तो वो प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा? तो आपको समझ में नहीं आ रहा? E इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा होल टू द पावर कितना बच्चों? 1/2। जितना आप थीटा बढ़ाएंगे उतना साइन थीटा यहां पर बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा यहां पर EMF बढ़ता चला जाएगा। और अगर उतना ज्यादा यहां पर EMF बढ़ेगा तो अगर मैं यहां पर गैल्वेनोमीटर अगर अटैच करके रखूं गैल्वेनोमीटर के 2 पॉइंट तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में बढ़ता चला जाएगा बच्चों। तो यह सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता था, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था। एक तो फॉर्मेट ये रहा, एक फॉर्मेट ये बोल देता कि इफ यू अटैच द गैल्वेनोमीटर बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस 2 रोड्स देन उस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन का निडल का जो डिफ्लेक्शन है
वो थीटा के साथ कैसा वेरी करेगा। तो इफ द थीटा इंक्रीजेस द डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, इफ द थीटा इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज, विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्लेक्शन विल नॉट वेरी एंड इनसफिशिएंट डेटा वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट, राइट। तो ये भी एक सवाल बन सकता था बच्चों। तो मैं आपको सवाल केवल होमवर्क नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, मैं आपको सोचने का नजरिया दे रहा हूं बच्चों कि कैसे आपको यहां से आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको चीजों को सोचना है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज का मैंने आपको कोई मोटिवेशनल कोट नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। आज क्लास खत्म करते वक्त आपको कुछ कहकर जाऊंगा जो आपके जीवन को बदलने में बहुत मदद करेगा। अ रिंग रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, ओके। A constant magnetic field B exists in the perpendicular direction of the plane of the ring. Find the EMF induced in the ring as a function of time. एक बड़ी आसान सी बात है, अगर ये रिंग ओमेगा से रोटेट कर रही है बच्चों, तो यहां पर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है बच्चों, थीटा चेंज होगा। भाई अभी अगर शॉन इंस्टेंट पर देखो तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सॉरी पैरेलल टू ईच अदर हो गए, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, लेकिन थोड़ा रोटेट करेगा थीटा चेंज होगा। तो फ्लक्स इज वेरिएबल, और किसकी वजह से वेरिएबल हो रहा है, थीटा की वजह से। तो चलिए आपसे कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं। आपसे पूछते हैं कि सर हम जानते हैं ना, हालांकि आपको पता है ना, हम ऐसा लिखते हैं कि वी जानते हैं, है ना, ये हमारे लिखने की बात है कि वी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है सर, एक्चुअल में आपको पता है कि केवल सर जानते हैं, हम तो बस हाँ मिला रहे हैं, मजाक की बात कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सर वी जानते हैं में लिखेंगे कि सर आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ, आप लिखेंगे सर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बात बोलता है। हाँ, हालांकि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होते तो मैं यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स n भी मल्टीप्लाई जरूर कर देता। तो मैं यहां पर n मल्टीप्लाई करके इस n की वैल्यू को 1 कर देता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न मुझे यहां पर कुछ नहीं कहा, आई एम टेकिंग 1 बच्चों, राइट जी। चलिए, सो इस E को आप यहां पर लिखेंगे दिस इज माइनस, और ये हो जाएगा सर आपका d डिवाइडेड बाई dt। जो फ्लक्स होता है बाबूजी वो होता है BA cos थीटा। वो क्या होता है बच्चों, फ्लक्स होता है आपका BA cos थीटा। अब बात को यहां पर भी सुनिएगा भाई, अगर ये BA cos थीटा होता है तो आप यहां पर बोलेंगे सर E जो आपका माइनस B और जो आपका A है वो दोनों बाहर आ जाएंगे। सर क्यों बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वेरिएबल, आपका एरिया वेक्टर ऑफ दिस रिंग इज आल्सो नॉट वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, वो है इस रिंग के रोटेशन की वजह से थीटा। तो आप यहां पर बोलेंगे सर जो डिफरेंशिएशन में जाएगा अंदर केवल, और वो कौन सा होगा बच्चों, cos थीटा होगा। लेकिन परेशानी वही बात है सर, इस थीटा को t के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो फिर से छोटी सी बात है, उसको रिलेट करो। वही हम v जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी, और यू कैन राइट बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग थीटा यू कैन राइट ओमेगा इंटू में टी बच्चों। जैसे ही आप वो पुट करोगे E का वैल्यू आ जाएगा सर आपका माइनस बी, एंड दिस विल बी डी डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर डी टी, दिस इज आपका कॉस ऑफ, एंड दिस विल बी आपका ओमेगा टी बच्चों। अब यहां पर अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो E का वैल्यू आ जाएगा सर माइनस दिस इज B A, और एक ओमेगा बाहर आएगा बच्चों, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है, वो हमने कर दिया। और ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, BA ओमेगा, और ये हो जाएगा सर आपका साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब यहां पर आया सर आपका E, लेकिन हमें पूछा क्या था, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो वो हमने निकाल लिया। साइनोसॉइडल होगा बच्चों, कैसा होगा, साइनोसॉइडल। जब टाइम t 0 होगा तब EMF 0 होगा। जब टाइम t का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये साइन ओमेगा t का वैल्यू 1 हो जाए तो EMF मैक्सिमम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट बच्चों, आसान सा सवाल था, ये आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा। अब और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, राइट, ये लेक्चर नंबर 1 में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कांस्टेंट में इन्हें ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया था, या यूं कहें कि मैं आपको डिस्कस नहीं कर पाया था, तो आज फिर से कर लेते बच्चों। अगर इस तरह का एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर फ्रेम अगर ऐसे v वेलोसिटी से मूव करता है बच्चों, और किसके साइड बाय, तो यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। तो पूछा है EMF इंड्यूस क्या होगा। एज सिंपल एज दैट बच्चों, ये तो मैंने आपको यहां पर सॉल्व भी करके रखा हुआ है कि देखो भाई, इस लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो हो जाएगी B1, और इस लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी आपकी B2। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है। वायर से B1 का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x है, और वायर से B2 का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर वायर से B2 का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a। तो अलग अलग लोकेशन पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना जानता हूं सर, ये हो जाएगा B1AV, ये हो जाएगा सर B2AV। a यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ दिस वायर। ये वाला सेगमेंट नो EMF, ये वाला सेगमेंट भी आपको क्या देंगे सर, तो दिस विल गिव यू नो EMF। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों यहां पर नो EMF। सर ऐसा क्यों, बिकॉज आप यहां पर लिखेंगे सर, बिकॉज जो आपका A वेक्टर है वो पैरेलल हो गया किसके बच्चों, V वेक्टर के। और मैंने
मैंने आपको सिखाया था कि जब भी लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अगर इन तीनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाए एक दूसरे के साथ, तो फिर आपको ईएमएफ मिलने वाला नहीं है। सारी वैल्यूज आपके सामने सॉल्व करी हुई है और फटाक से हमने आंसर इसका कैलकुलेट कर लिया। राइट बच्चों, चलिए अब यहां पर वायर हाँ ना, देखो मुझे यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कवर करना है, तो थोड़ा सा तेजी बढ़ाऊंगा बच्चों में, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। अच्छे सवाल इसके पहले वाले हो चुके, ठीक है। राइट, यहां पर देखिए 2 मीटर वायर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस द ईएमएफ इंड्यूस। यार वो तो सीधा सा सवाल है। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? वी बी एल हो जाएगा। वी का वैल्यू कितना दिया बच्चों? 1। बी का वैल्यू कितना दिया सर? 0.5। और ये कितना दिया सर आपको? दिस इज लेंथ कितना दिया सर? एल इज इक्वल टू 2 मीटर, तो ये रख दिया सर हमने। तो दिस इज कितना आ जाएगा सर? 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट आ जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करना होता है यार। अब ये तो मैंने कितनी बार बताया है, राइट, कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये कंडक्टर ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको क्या करना है? राइट हैंड पाम रूल। पोटेंशियल किसका हायर होगा, किसका लोअर होगा, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट अपनी तरफ से बता रहा हूं बच्चों। किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत महान काम कर दिया। अरे भाई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ही तो लगानी थी और एक सिंपल सा रिजल्ट बन के आ जाता है। क्योंकि वो जो इंड्यूस्ड करंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि बैटरी के अंदर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहां पर मेरे कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना पड़ेगा, वो डायरेक्ट बन जाएगा बच्चों। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है आपकी? राइट साइड, और कंडक्टर बाहर मूव कर रहा है, मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। तो मुझे हाथ कैसा रखना पड़ेगा? लाइक दिस। हाथ कैसा रखना पड़ेगा बच्चों? लाइक दिस। तो थंब होगा आपकी तरफ और उंगलियां होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हथेली की डायरेक्शन में, हथेली जिस तरफ आपकी होगी वो वाला पॉइंट कैसा होगा? हायर पोटेंशियल पर। पता लगा लिया, और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी विल बी ग्रेटर देन ऑफ क्यों बच्चों? एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर ये अभी तो किया, ये सवाल अभी तो किया, उसने क्या पूछा? खैर हालांकि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसने ये पूछ लिया है। तो भाई जिसमें इंड्यूस्ड करंट होगा, जिसमें करंट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। बिकॉज करंट क्यों होता है बच्चों? करंट होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के मोशन का डायरेक्शन बदल सकती है, उसे रेस्ट में मोशन में नहीं ला सकती बच्चों। रेस्ट पे अगर चार्ज रखा है सो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उसे रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है और अगर वो मोशन में आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बच्चों। इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मेटेलिक फ्रेम है, ABCD is moving in its own plane with velocity this and this perpendicular to its plane and shown in the figure, and electric field induced, right? किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा बच्चों? तो यहां पर देखिए, राइट जी, इन बोथ AD एंड BC। AD वाले में होगा बच्चों और BC वाले में होगा, क्योंकि इसमें नो EMF इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा बच्चों? नो EMF इज इक्वल टू 0। जब EMF ही नहीं है, करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा मतलब यहां पर चार्जेस मूव नहीं करेंगे। चार्जेस किस में मूव करेंगे बच्चों? केवल AD में और BC में। तो इन बोथ AD एंड BC इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला सवाल तो मैंने आपको कई बार करवा दिया, राइट? तो ये थोड़ा सा सवाल करवा तो दिया है, लेकिन इनके ये चारों ऑप्शंस पिछले सवाल के कॉपी हो गए हैं। तो मैं बस आपको बता देता हूं सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा सर। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? खत्म। हालांकि ये वाला सवाल तो हम पहले भी कर चुके, ठीक है, ऐसा सेम सवाल मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। तो ये वाला R और R सीरीज में हो जाएगा, ये R और R क्या हो जाएगा बच्चों? सीरीज में। तो भैया इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, लेंथ आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है बच्चों, करंट अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा सर? करंट अगर आपको निकालना है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब यहां पर करंट दिया हुआ है आपको, उसने पूछ लिया क्या कि भाई वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई एक बात देखो, ईएमएफ क्या होगा सर? ईएमएफ हो जाएगा सर VBL के बराबर, ठीक है, बात मान ली। करंट कितना हो जाएगा सर? VBL डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ठीक है सर। तो करंट का वैल्यू आपको क्या है? करंट का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, करंट का वैल्यू दिया हुआ है सर 1 इंटू में 10⁻³ मिली एम्पियर में दिया ना, मिली एम्पियर में दिया, इसलिए मैं 10⁻³ का क्या करूंगा बच्चों? इंटू करूंगा। V मुझे निकालना है, B मुझे दिया हुआ है सर 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, L मुझे दिया हुआ है सर 0.1 एंड R मुझे यहां पर पता चल गया सर इक्विवेलेंट 3 होगा। आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूं और आंसर मुझे मिल जाएगा बच्चों, राइट जी। हाँ ये जरूर मैं करवा देता हूं बच्चों, ये सवाल हम जरूर कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा,
L है, यहां पर P है, यहां पर Q है और यहां पर N है, ठीक है। तो अगर ये B मैग्नेटिक फील्ड है तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाले सवाल में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला एक EMF की तरह एक्ट करेगा बच्चों, ये वाला वायर, और ये वाला वायर भी एक EMF की तरह एक्ट करेगा बच्चों, ये वाला वायर भी एक EMF की तरह एक्ट करेगा और ये वाला वायर भी आपको एक EMF की तरह एक्ट करेगा। हालांकि अब यहां पर देख लेते हैं सर डायरेक्शन आपने क्या, हाँ सही बनाया सारे, राइट जी। तो ये सारे के सारे लेंथ L है बच्चों, तो सबके EMF क्या होंगे बच्चों, इक्वल टू E ही होंगे। सबके EMF क्या होंगे बच्चों, इक्वल टू E, जिसमें E का वैल्यू क्या होगा सर, VBL के बराबर होगा, जिसमें E का वैल्यू क्या होगा बच्चों, VBL के बराबर होगा। तो यहां पर अब जो होमवर्क क्वेश्चन अभी मैंने और छोड़े हैं या जिनके अभी आपको आंसर्स नहीं पता चले हैं, तो प्लीज भी मतलब आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बच्चों, और कई सारे लेक्चर्स में, क्विजेस में मैं उनको इन्वॉल्व करके खत्म करा दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। आज मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करना है बच्चों, जिसके लिए मैं थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूं, राइट। अब यहां पर देखो, ये दोनों की दोनों यहां पर बैटरीज क्या हो गई बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये दोनों बैटरीज पैरेलल हो जाएंगी तो यहां पर ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज आपका E। और अगर दो बैटरीज सेम वैल्यू की अगर पैरेलल होती है तो उनका इक्विवेलेंट भी क्या होगा बच्चों, उनका इक्विवेलेंट भी हो जाएगा केवल और केवल E के बराबर। इसलिए मैंने अलग कलर से बना दिया, ब्लैक कलर से, और फिर यहां पर आपको नीचे ये दो था मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज E, दिस इज E। तीनों सेम वैल्यू के कैसे हैं बच्चों, आपके सीरीज में हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ E। नेट कितना हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ E, और E का वैल्यू कितना है, VBL, तो आंसर हो जाएगा बच्चों D। कॉन्सेप्चुअल सवाल था, आसान था, यहां पर आंसर आपको मिल गया बच्चों। चलिए फटाफट से, हमारे पास 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं और ये काफी है बच्चों इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ने और समझने के लिए। जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज करेंगे बच्चों, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कैसे, अब आपको ये समझाते हैं। देखो यहां पर जरा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और कैसा बच्चों, इंक्रीजिंग है, तो अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज लॉ हम इस चेंज को अपोज करना चाहते हैं, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो उसे कम कैसे करोगे, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाकर बच्चों। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपने कहां कर देनी है, नीचे की तरफ कर देनी है। आ रही है ये बात समझ में, आपने नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कर दी, तो ये जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर बढ़ रहा है, आपने इंड्यूस्ड नीचे लगा दिया। इंड्यूस्ड अगर आपने नीचे लगाया तो इस इंड्यूस्ड के नीचे होने के लिए मेरी उंगलियां ऐसे घूमनी चाहिए ताकि थंब मेरा नीचे हो बच्चों, है ना। थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ना बच्चों, तो लेंज लॉ यही तो कहता है। तो यहां पर करंट ऐसा जाएगा बच्चों, तो ये इसी को करंट की डायरेक्शन बोल दो बच्चों, या फिर इसी को आप क्या बोल दो, ईएमएफ की डायरेक्शन बोल दो। अब यहां पर देखो, अगर करंट है तो क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना। अगर करंट है तो कुछ ऐसा हुआ होगा बच्चों, जैसे यहां पर समझो, अगर यहां पर हम देखेंगे तो एक बात समझ में आती है कि सर जी इस केस में एक्चुअल में यहां पर देखो एक करंट का डायरेक्शन लिया हमने, क्यों, बिकॉज बी इज चेंजिंग। बी कैसा है बच्चों, चेंजिंग, और चेंजिंग में भी कैसा है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों, बी इज इंक्रीजिंग। बी इज चेंजिंग एंड बी इज इंक्रीजिंग। अगर बी चेंजिंग है और बी अगर इंक्रीजिंग है बच्चों, तो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए करंट शुड बी इंड्यूस्ड इन दिस लूप, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से अपोज आए बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनसाइड बच्चों, तो इस इनसाइड को रोकने के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होना चाहिए। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होना चाहिए तो जिस डायरेक्शन में ये एरोज रोटेट कर रहे हैं बच्चों, उसी डायरेक्शन में मेरी उंगलियां रोटेट करके थंब आपकी तरफ आ जाएगा। मतलब ये क्या है सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो मतलब यहां पर चार्जेस का फ्लो होगा। यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, चार्जेस का फ्लो होना चाहिए। पॉजिटिव चार्जेस इसकी डायरेक्शन में फ्लो होंगे, नेगेटिव चार्जेस इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। अब आपको यह बात भी पता है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं बच्चों, एफबी की बात करते हैं, तो वो तो आता है सर क्यू, और ये आता है बच्चों आपका वी क्रॉस बी। और आपको यह बात पता है कि दिस एफबी, ये एफबी कैसा आता है बच्चों, एफबी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज दिस एफबी इज परपेंडिकुलर टू द magnetic field because this FB is perpendicular to the plane containing velocity and magnetic field. Velocity और magnetic field को contain करने वाले plane से ही perpendicular होता है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर, FB does not, या you can say FB not responsible, FB not क्या होगा बच्चों आपका, not responsible, FB is not responsible for motion of charges, not responsible for motion of charges. This is responsible only for changing the direction. FB is responsible for
चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस, लेकिन रेस्ट से मोशन के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तो अगर चार्ज इनिशियली रेस्ट में था और अगर वो मूव करने लगा, क्योंकि करंट है मतलब मोशन ऑफ चार्जेस हैं, तो फिर यहां पर एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो इसे मूव करवा सके, और वो मूव करवाने वाला फैक्टर कौन होगा बच्चों? ये बात हम बेहतर जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती थी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे, हालांकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैट वाली अलग होगी, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर यहां पर आपने अगर चार्ज क्यू रखा होता जो कि पॉजिटिव होता बच्चों, जिसके ऊपर एक फोर्स लगता है बच्चों, और इस फोर्स का वैल्यू होता सर एफ इंटू में क्यू ई, राइट? यस और नो बच्चों? तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस चार्जेस। इसका मतलब जब भी कभी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे वहां पर इंड्यूस्ड करंट होगा, और इंड्यूस्ड करंट अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड इन द इलेक्ट्रोस्टैट्स, अलग होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स की मैग्नेटिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बच्चों? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्लोज्ड लूप बनाती है। तो इस बात को थोड़ा सा ख्याल में ले लेंगे, सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई है, प्लीज बी केयरफुल। वही काम हम यहां पर करते हैं, देखिए राइट। इट डेवलप हियर इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, नॉट ड्यू टू द चार्जेस एंड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, सर डायरेक्शन कैसी होगी? भैया बड़ी आसान सी बात है, अगर यहां पर ये बी आपने कैसा लिया था सर? आपने अगर लिया था सर बी इंक्रीजिंग, अगर आपने लिया था बी इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आना चाहिए। इसका मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन होना चाहिए लाइक दिस। करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों? लाइक दिस। तो अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करोगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों। करंट का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब अगर यहां पर मैंने करंट को कहा एंटी क्लॉकवाइज, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसा आ रहा है बच्चों? करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा है यहां पर? तो करंट इज ACW एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर? इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इंड्यूस्ड, वो भी कैसा होना चाहिए? दैट इज ऑल्सो ACW में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल सवाल ऐसे ही बनेंगे, हालांकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिखाते हैं यहां पर चीजें कैसे बनती है, राइट बच्चों? चलिए, तो ये सारी कहानी हो गई। अब जैसे यहां पर एक सोलेनॉइड का केस लिया हुआ है, सोलेनॉइड में करंट इज चेंजिंग बच्चों, di/dt, करंट इज चेंजिंग। अगर सोलेनॉइड में करंट चेंज करेगा किसी रेट से, तो सोलेनॉइड के इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखो, करंट इज लाइक दिस है ना, करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसा हो गया बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में मैं उंगलियों को एनसर्कल करूंगा तो यहां पर ये ब्लू एरो इंडिकेट करता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर म्यू नॉट एन आई। अगर ये आई क्या होगा बच्चों? इफ दिस आई इज इंक्रीजिंग, अगर ये आई कैसा होगा बच्चों? आपका इंक्रीजिंग होगा, तो ये बी भी कैसा होना चाहिए बच्चों? श्योरली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये बी इंक्रीजिंग होगा तो इस इंक्रीजिंग को अपोज करने के लिए यहां पर करंट होना चाहिए, और वो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? लाइक दिस। तभी तो, क्योंकि मुझे इंड्यूस्ड का जो एरो चाहिए बच्चों, मुझे जो इंड्यूस्ड का एरो चाहिए, देखो मैं यहां पर बना भी दे रहा हूं, है ना, आपके लिए यहां पर मैं बना भी दे रहा हूं बच्चों, इंड्यूस्ड का दिस इज, ये वाला एरो किसको बताएगा सर? आपका बी इंड्यूस्ड को। और इस बी इंड्यूस्ड के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ऐसी। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हुआ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें बच्चों? करंट की डायरेक्शन में। उसी को हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, और अगर सवाल को थोड़ा भी घुमा फिरा कर कंफ्यूज करके थ्योरेटिकल पूछना हुआ तो इस टॉपिक से जरूर एक सवाल आपको मिल सकता है बच्चों, राइट जी? तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया। देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेकर यहां पर समझाया कि सर ये अगर आपका बी इंक्रीजिंग है तो यहां पर इसको अपोज करने के लिए करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, और करंट की ही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा बच्चों। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लोज्ड लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? क्लोज्ड लूप है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं होता था बच्चों, राइट? ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, यहां पर देख लो। अगर मैं यहां पर हूं, सपोज ऑब्जर्वर इज हियर, सारी कहानी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट पर होगी बच्चों। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, ये नॉर्थ पोल जैसे जैसे पास जाएगा, मतलब यहां पर आप क्या बोलोगे सर? जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होंगी बच्चों, जो कि ऑब्जर्वर को उससे दूर जाती नजर आएंगी, तो ये कैसी दिखेगी बच्चों? ऑब्जर्वर को दूर जा रही है मतलब क्रॉस दिखेगी, और क्रॉस कैसी होगी बच्चों? क्रॉस इंक्रीजिंग। क्रॉस कैसी होगी बच्चों? क्रॉस इंक्रीजिंग। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये बी आपका एक्चुअल है, ये आपका बी एक्चुअल की कहानी बच्चों। तो जो आपका बी इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड है वो कैसी होनी चाहिए, तो बी इंड्यूस्ड होनी चाहिए सर डॉट, और कैसी होनी चाहिए, तो वो भी नेचर के साथ इंक्रीजिंग, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना इंड्यूस्ड बढ़ना चाहिए बच्चों। तो यहां पर कैसा आ जाएगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा आ जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कई बार ऐसे करके बताया कि मैं यहां पर अगर खड़ा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और अगर मैं घूम कर यहां आ जाऊंगा ऐसा, तो यही हाथ मुझे क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑब्जर्वर कहां पर सिचुएटेड है। तो इसमें करंट कैसा होगा बच्चों, अगर इसमें करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी कैसा हो जाएगा बच्चों, आपका ACW हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बताऊंगा, अभी केवल हम डायरेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों, राइट जी। कई सारे सवाल यहां पर करवा रखे हैं वन बाय वन, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम से, इस एनालिसिस से, है ना जी। और यहां पर देखो, अब बात करते हैं सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहां पर क्या सिलेक्ट किया बच्चों, लूप सिलेक्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये अलग अलग कहानी हो सकती है। आई जस्ट रैंडमली चोज वन लूप हियर, राइट। और उस लूप में हम एक अगर छोटा सा चार्ज यहां पर लेंगे बच्चों, तो छोटे से चार्ज का जब आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन अगर आप करवाते हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलता है बच्चों। पोटेंशियल आप जानते हो ना, तो छोटे से वर्क डन के लिए मैं उसको EMF बोल सकता हूं। तो यहां पर आपको कहानी क्लियर है, कहानी क्या क्लियर है, तो आपको पता है कि सर E इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है सर E इज इक्वल टू होता है आपका, दैट इज E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, ये होता है सर आपका E डॉट DL। क्या होता है बच्चों आपका E डॉट DL। और अगर ये कंप्लीट करना हो तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और आई एम टेकिंग दिस अलोंग द क्लोज लूप, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रल कहां पर कर दिया बच्चों, क्लोज लूप के अलोंग कर दिया। ये पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा अब आपको कि dW होता था, dW डिवाइडेड बाय चार्ज करोगे तो वो EMF बनेगा, फिर dW को हम क्या लिख सकते हैं सर, F डॉट dr, F डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो सारी कहानी हम यहां पर वापस नहीं करेंगे, सिंपल सा रिलेशन है, हमें पता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसे यूज कर लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅b डिवाइडेड बाय dt, ये भी तो होता है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को अगर हम क्लब करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका E डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका, तो आप यहां पर बोलेंगे सर माइनस आपका d∅b डिवाइडेड बाय dt। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू असाइन द डायरेक्शन ऑफ induced electric field, to assign the direction of induced electric field and to calculate the magnitude of electric field। फटाफट से आपको कुछ सवाल करवाकर आगे बढ़ाते बच्चों। एक सवाल इसको देख लीजिए, यहां पर आपको बात समझ में आएगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, द मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, इज डिक्रीजिंग। ओके भैया, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और कम हो रहा है। अब इसको एक बात बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और अगर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे पता है बच्चों, dB डिवाइडेड बाय dt का वैल्यू क्या लिखोगे, लेस देन 0, ये नेगेटिव होना चाहिए। विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर B आपका कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा सिंपल सा सवाल है यार। अगर ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रहा है तो आपको इसे कम होने से अपोज करना है, और जो चीज कम हो रही है अगर आप उसे रोकना चाहते हो, इसका मतलब आप उसे बढ़ाना चाहते हो। तो कैसे बढ़ाओगे, तो भाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर कैसा होना चाहिए बच्चों, इनसाइड होना चाहिए, तो आप यहां पर सीधे लिखोगे कि यहां पर जो मैग्नेटिक, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा आएगा बच्चों, तो आप यहां पर बोलोगे सर आई का डायरेक्शन जो आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है और उस डिक्रीजिंग को सपोर्ट करने के लिए करंट शुड बी क्लॉकवाइज, सो दैट मेरा थंब कहां पर जाना चाहिए, इनसाइड, ताकि उसे सपोर्ट करे। और अगर आई क्लॉकवाइज है बच्चों तो आपका ई इंड्यूस्ड भी कैसा होना चाहिए, ई इंड्यूस्ड भी कैसा होना चाहिए बच्चों, क्लॉकवाइज होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, तो यहां पर फोर श्योर आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, ए हो जाएगा। दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सर्कुलर लूप इसलिए बना सकती है बिकॉज दिस इज व्हाट जो हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रोस्टेट्स में, ये उससे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इसी को अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो, वैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आप इसको रिजल्ट्स को यूज करके, राइट, रिजल्ट को यूज करके जो हमने कैलकुलेट किया बच्चों, यहां पर जैसे E डॉट dl है ना, और इंटीग्रेशन, और ये क्या लिया बच्चों आपने, सपोज यहां पर आपके पास था सर माइनस ऑफ आपके पास d∅b डिवाइडेड बाय dt। इसका रिजल्ट अगर आप यूज करके इसकी डायरेक्शन असाइन करना चाहते हो, सपोज आपको नहीं पता तो आपने इसको क्या मान लिया, क्लॉकवाइज मान लिया। आपको पता नहीं था बट यू हैव अज्यूम्ड जस्ट क्लॉकवाइज। तो अगर आपने क्लॉकवाइज अज्यूम किया तो आप यहां पर ये dl लोगे बच्चों, और यही dl लोगे और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कि ये बात तो स्पष्ट है सर कि E डॉट dl जो है वो यहां पर ऐसा बाहर आ जाएगा,
राइट। ई डॉट डीएल कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा बाहर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर कैसे करी, इस सेंटर से ये लूप का हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस से बच्चों, हर एक पॉइंट कहां पर है, इक्वी डिस्टेंस से, तो इसलिए ये यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। अब यहां पर देखना माइनस अपनी जगह, d डिवाइडेड बाय dt अपनी जगह। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है सर b डॉट ए, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, b डॉट ए। b कैसा है इसमें, इनसाइड है, b कैसा है बच्चों, इनसाइड है। और एरिया वेक्टर क्या लोगे आप यहां पर, एरिया वेक्टर लोगे बच्चों यहां पर, भाई हमेशा परपेंडिकुलरली और अवे होना चाहिए ना, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मैंने आपको क्या सिखाया था, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस आपका b डॉट ए, क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर आपका माइनस बी डॉट ए। लेकिन यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लूप की डायरेक्शन में लेते हैं, तो बी भी आपका इनसाइड है और लूप का एरिया वेक्टर भी इनसाइड है, तो दिस इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, ये हो जाएगा आपका बी डॉट ए। क्या ये बात समझ में आ रही है फ्यूचर डॉक्टर्स, एरिया वेक्टर शुड बी अलोंग द थंब। और थंब कैसे पता लगाते हैं हम, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाकर। यहां पर आपने करंट कैसा माना, क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे उंगलियां घुमाओगे, थंब आपका इनसाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका बी डॉट ए। तो ये जो वैल्यू है आप ए अगर बाहर निकालोगे, क्योंकि कांस्टेंट दिया आ जाएगा बच्चों आपका पॉजिटिव डीबी डिवाइडेड बाय डीटी। लेकिन इस सवाल में आपको ये देखना था कि सर आपको जो वैल्यू है, देखो यहां पर ये रिजल्ट कैसा आएगा सर, ये रिजल्ट यहां पर, एक मिनट, एरिया वेक्टर हम ऑलवेज लेते हैं बच्चों, एक मिनट मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, हां ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट ना, दिस इज पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट नेगेटिव, हाँ दिस रिजल्ट इज नेगेटिव, सॉरी बच्चों मैंने यहां का प्लस माइनस नहीं किया था, तो यहां का माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस आ गया। तो आप यहां पर क्या बोलोगे सर, जो ई का रिजल्ट है, जो ये डीएल के साथ, जो कि इसके 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो इसके 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए, और ये रिजल्ट जो है इसको मैं लिख रहा हूं सर माइनस डीबी डिवाइडेड बाई डीटी। सर आपने इसको माइनस डीबी बाई डीटी क्यों लिखा, अरे भाई साहब बिकॉज बी इज डिक्रीजिंग, बी कैसा है बच्चों, बी इज डिक्रीजिंग एज टाइम पासेस, तो एज टाइम पासेस अगर बी डिक्रीजिंग है तो डीबी बाई डीटी नेगेटिव होगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है बच्चों, मोर देन जीरो। मोर देन जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी है दैट इज क्लॉकवाइज, वो बिल्कुल सही है। हालांकि ये लेंथी प्रोसेस पड़ जाता है, इसलिए हम इसे कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, जस्ट जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाया हम उसे ध्यान में रखेंगे बच्चों, राइट जी। अगला सवाल है यहां पर, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये डिक्रीजिंग नहीं है, इसको इंक्रीजिंग कर लीजिए और आप इसे डील करेंगे, राइट। मैं आंसर आपको बता के चला जाता हूं कि इसमें क्या आंसर आएगा, फॉर श्योर आंसर इज बी। अब आप ट्राई करेंगे इसे। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और इंक्रीजिंग, बच्चों आउटसाइड है और इंक्रीजिंग, इसको फटाफट से देख लो। अगर आउटसाइड और इंक्रीजिंग है मतलब आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ रही है, तो बी अगर आप यहां पर देखेंगे सर, चूंकि बी जो है वो इंक्रीजिंग है, अगर बी इंक्रीजिंग है सो डीबी डिवाइडेड बाय डीटी का जो वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड को रोकना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए बच्चों, तो आप यहां पर बोलोगे सर बी इंक्रीजिंग है और कैसा है, डॉट है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे सर, बी इंड्यूस्ड कैसा होना चाहिए, फॉर श्योर क्रॉस होना चाहिए। बी इंड्यूस्ड कैसा होना चाहिए बच्चों, फॉर श्योर क्रॉस होना चाहिए। और क्रॉस के लिए उंगलियां कैसी घूमनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर क्रॉस के लिए उंगलियां घूमनी चाहिए क्लॉकवाइज, थंब जाना चाहिए अंदर, तो यहां पर मैं करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, तो आप यहां पर बोलोगे हेंस करंट आपका कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आपका ई जो इंड्यूस्ड होगा वो भी कैसा होगा बच्चों, क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सर, ए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, इसी में आउटवर्ड और डिक्रीजिंग आपको दिया है, फॉर श्योर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ट्राई इसे आप करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, राइट। अब एक सवाल यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला कर लेते हैं, 2-3 सवाल हम करेंगे जिससे सारा का सारा कंटेंट कवर हो जाए बच्चों, राइट जी। तो देखिए जरा यहां पर, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ k is equals to dB by dt, okay? Compute the variation of the electric field as a function of the distance r from the axis of the solenoid, r is less than 0। आपको यहां पर r क्या दिया बच्चों, लेस देन 0 दिया हुआ है। अब समझना, हमने यहां पर एक लूप लिया, हमने यहां पर क्या लिया बच्चों, लूप, और कैसा बोल रहा है, इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और अगर इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए बच्चों, आउटसाइड, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड होने के लिए इसमें लूप कैसा होना चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। लूप कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एक बात लिख दूंगा बच्चों यहां पर, करंट जो होगा मेरा वो ACW होगा, करंट अगर ACW होगा तो ई इंड्यूस्ड भी कैसा होगा बच्चों, आपका ACW में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में मैं यहां पर क्या ले लेता हूं बच्चों, मैंने अगर यहां पर DL लिया तो मैं सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड
ले लेता हूं, तो मैं यहां पर रिजल्ट यूज करूंगा बच्चों, E डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस ऑफ डी फाई बी डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे बच्चों डी टी। और ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगा, इसलिए बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में केवल क्या बचेगा सर, डीएल, और इनका डॉट प्रोडक्ट का जो कॉस थीटा है वो भी मैंने यहां पर खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है ना, ई और डीएल आपस में पैरेलल है, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा माइनस आपका डी डिवाइडेड बाय डी टी। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों, बी डॉट ए। क्या लिखेंगे सर आप यहां पर, बी डॉट ए। अब समझाता हूं, फाई की जगह आपने लिखा बी डॉट ए। बी कैसा है आपका, इनसाइड है, और सर्कुलेशन आपने जो करंट का डायरेक्शन लिया वो एंटी क्लॉकवाइज है। बिकॉज ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो आपकी तरफ होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाते हैं, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा, जिस डायरेक्शन को आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन किसका होगा, एरिया वेक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और एरिया वेक्टर आपका आउटसाइड है, तो ये जो बी डॉट ए है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस बी ए। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस बी ए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप यहां पर बोलोगे सर ए तो आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा सर आपका डीबी डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि b इज वेरिएबल, db डिवाइडेड बाय dt। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सर, देखो अगर सॉल्व करना है बच्चों तो ये इतना आसान है सर, ये हो जाएगा सर इस सर्कुलेशन का, यहां से स्टार्ट करके अगर आप पूरे सर्कुलेशन में घूमोगे तो आप कितना चलोगे बच्चों, आप चलोगे 2 पाई स्मॉल r के बराबर। एरिया किसका बच्चों, इस सेक्शन का एरिया, बिकॉज फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। वी आर कैलकुलेटिंग टिल दैट ओनली, r तक कैलकुलेट करना है। यहां पर कितना हो जाएगा सर आपका पाई आर स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों के, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई काटी काटी हो जाएगा। सो e का वैल्यू आ जाता है बच्चों आपका KR डिवाइडेड बाय 2, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्शन भी पूछ ली जाए तो आपको पता है सर वो कैसी होगी, ACW मैंने पहले ही लिखकर आपको बता दिया था, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल हो गया। लेकिन अगर यही सवाल, यही सेम सवाल, और जिसमें क्या कर दिया जाए बच्चों, R इज मोर देन R, मतलब बाहर पूछ लिया जाए, तो जो लूप है वो आप बड़ा वाला लूप लोगे, तो सेम चीजें करोगे सर। तो जो आपका E डॉट DL है वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, है ना, डायरेक्ट लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस आप यहां पर लिखोगे सर D डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, दिस इज आपका D डिवाइडेड बाय dt एंड दिस विल बी आपका हो जाएगा सर b डॉट a। सेम एनालिसिस है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, इनसाइड है, और कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो यहां पर जो लूप है वो भी कैसा आएगा बच्चों, इस लूप में करंट कैसा होना चाहिए, ACW, और लूप में करंट अगर ACW होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, ACW। तो सीधी सी बात है सर, ये जो b डॉट a है इसका वैल्यू कैसा आएगा बच्चों, माइनस b आएगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि a वेक्टर आपकी तरफ होगा और b वेक्टर इनसाइड होगा, एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो गए। तो सवाल ये हो गया बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, a आपका बाहर आएगा, दिस इज आपका db डिवाइडेड बाय dt। लेकिन इस इन दोनों सवाल में जो पहले वाला किया और जो इसमें किया उसमें डिफरेंस क्या है, फ्लक्स केवल कहां चेंज हो रहा है, तो इस रीजन में नो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। यहां पर क्या है सर, तो आप लिखोगे सर नो मैग्नेटिक फील्ड, और अगर यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो भी फ्लक्स में चेंजेस है तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, हैंस आप यहां पर लिखेंगे बच्चों नो फ्लक्स चेंज। आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, नो फ्लक्स चेंज। और अगर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर आप यहां पर क्या करोगे, एरिया कितना लोगे, कौन सा एरिया है, ये एरिया आता है जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है बच्चों, दिस ए इज द एरिया इन विच फ्लक्स इज चेंजेस। ये क्या होगा बच्चों आपका, एरिया ऑफ फ्लक्स चेंजेस, एरिया ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एरिया ऑफ क्या लिख रहा हूं बच्चों में, चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहीं तो चेंज होगा ना, तो ये क्या होगा सर आपका E, और ये आपका सर 2 पाई स्मॉल r, और इस r की इसकी जगह क्या लिखोगे सर, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इस dB बाई dt की जगह रखोगे पॉजिटिव k, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है बच्चों। तो आप यहां पर पाई से पाई कैंसिल आउट कर पाओगे। E का वैल्यू कितना होगा, तो E का वैल्यू हो जाएगा सर जी, दिस इज आपका KR स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये चला जाएगा सर आपका 2R, दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट वन बच्चों, राइट जी। इसी पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल था, सेम सवाल यहां पर ये IIT 2000 में आया हुआ है बच्चों, और इसमें पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड R के साथ कैसे प्रोपोर्शनेट करेगी। तो आपको पता है सर, डिक्रीजेस एज आपका क्या, तो अभी आपने कैलकुलेट किया है ना, KR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप यहां पर डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट बच्चों, राइट जी। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप एक बार रीड कर लीजिएगा, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। और कुछ आपको एनिमेशन, कुछ आपको जिप्स यहां पर दिखाए गए हैं, तो ये आपको
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बच्चों, और ये कॉपर के साथ भी खेलकर आपको बताया गया है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया और सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है बच्चों। उसके पहले आपको बता दूं कि प्लस इज द बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, तो अगर आप आने की सोच रहे हैं तो सोच विचार में वक्त ना गवाइए, फटाफट से नीट लाइव कोड यूज करके आ जाइए, बिकॉज इसको यूज करते ही आपको क्वालिटी एजुकेशन पड़ेगा मात्र और मात्र 60 रुपीज पर डे में, जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हैं बच्चों, राइट जी। एंड आपको टाइमिंग्स पता ही है सर 11th एंड 12th ग्रेड्स के बच्चों, राइट जी। एंड एट लास्ट नीट लाइव इज द बिगेस्ट कोर्स टू कम ऑन द प्लस बच्चों, राइट। ये सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हो नीट लाइव, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, टेल देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी जेई फैमिली। फाउंडेशन में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है बच्चों, कोई छोटा बच्चा है जो आपके नॉलेज में है और जिसे क्वालिटी एजुकेशन आप चाहते हैं कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो ग्रेटिट्यूड के चलते आप, क्योंकि देखो वो सब इंडिया का फ्यूचर है बच्चों, वो सारे बच्चे इंडिया का फ्यूचर है। जितना छोटा बच्चा है उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल है उतना जल्दी अगर उसे क्वालिटी चीज़ें मिलेगी तो उतना ज़्यादा बेहतर वो अपने देश के लिए कर सकता है। तो हम उस यूथ को, जो हमारा आने वाला यूथ है, हम क्वालिटी एजुकेशन वहाँ तक ज़रूर प्रोवाइड करें बच्चों। और हमें करना ही क्या यार, खाली शेयर ही तो करना है। तो 9th and 10th के बच्चों को जरूर आप इस रिवॉल्यूशन के बारे में बताएं बच्चों। एंड एट लास्ट आपको कहूंगा, अनअकैडमी नीट इज नॉट अ चैनल, इट्स अ फैमिली बच्चों, जिसका आप हिस्सा हैं। एंड वी आर ग्लेड कि हम आप जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों, राइट जी। सो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। एंड बच्चों एक और छोटी सी बात अंत में, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस बच्चों हैशटैग नीट लाइव डेली। ये हमारे रिवॉल्यूशन का हिट है, ये हमारे रिवॉल्यूशन का कोड है, राइट। और अगर आप इस हैशटैग को यूज करके अगर आप अपने इंस्टा पे और फेसबुक पर इसको शेयर करते हो तो वी विल फाइंड यू डेफिनेटली एंड विल मैसेज यू पर्सनली। सो उससे आप हमारे साथ इंस्टा पर भी कनेक्ट हो पाते हो, फेसबुक पर भी कनेक्ट हो पाते हो, हम सारे लोग वहां पर अवेलेबल हैं, जिससे आपके साथ वहां पर भी एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मीडियम बन सकता है बच्चों, राइट। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया है, पसंद आया है। सो एंजॉय करें, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस।